नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र पर कहा कि चुनाव निष्पक्ष होने वाला है। भूपेश बघेल को लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। बता दें, पूर्व सीएम बघेल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर निकाय चुनाव को लेकर 4 सवाल पूछे हैं। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम से गुरुवार की रात लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आर्थिक राजधानी मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है। राज्य के अधिकारियों ने नई उद्योग नीति के बारे में जानकारी दी। 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का एफडीआई आया है। नई उद्योग नीति से उद्योगपति प्रभावित हुए हैं। कई उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी हुई है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को 1 साल ही पूरे हुए हैं और 1 साल के अंदर में ही हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030 लॉन्च की है। और आज हम यहाँ पर हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ पर एक इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम आई है। हमारे प्रदेश के सीएस, हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव, हमारे उद्योग सचिव, हमारे इन्वेस्टमेंट कमिश्नर, पूरी टीम आई हुई है। और यहाँ पर आज मुंबई उद्योग जगत के और बाहर के भी बहुत से उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं इस कनेक्ट में। और इसमें हमारे प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ के भी जो उद्योगपति हैं वो भी आए हैं अपना एक्सपीरियंस साझा करने, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किए हैं। और हमारे अधिकारियों ने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक नई उद्योग नीति को हमारे उद्योगपतियों के समक्ष में रखा है। और इसके पहले भी 1 महीना पहले इस देश की राजधानी दिल्ली में हम लोगों ने इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम रखा था, जिसमें 15,000 करोड़ इन्वेस्ट का हम लोगों को एमओयू वहां पर साइन किए। इसके पहले रायपुर में भी किए थे, उसमें करीब 35,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। और आज के इस इन्वेस्टर कनेक्ट से जिस तरह से उत्साह उद्योगपतियों में दिखा, मुझे पूरा विश्वास है। और हमारा छत्तीसगढ़ उद्योग के लिए जो वहाँ पर अनुकूल वातावरण है, सभी वहाँ पर रॉ मटेरियल है, बिजली है, पानी है, इसको देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ हमारे उद्योगपति छत्तीसगढ़ अपना निवेश करने के लिए। आज हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहाँ पर हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग की तरफ से एक छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अधिकारियों ने हमारी जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नई उद्योग नीति वर्ष 2024-2030, उसको बहुत विस्तार से उद्योगपतियों के सामने में हमारे अधिकारी रखे। और इस कनेक्ट कार्यक्रम में मुंबई और महाराष्ट्र के बहुत भारी संख्या में उद्योगपति एकत्र हुए थे और बहुत प्रभावित हुए हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति से। और ये पहली बार 6,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश करने का प्रस्ताव मिला है। ये सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और अनेक लोगों से 1-to-1 चर्चा भी हुई है, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला हैं, गोदरेज समूह की कार्यकारी निदेशक तानिया दुबास, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट, वेलस्पन ग्रुप, क्रिकेट टेक्नोलॉजीज, एसआर ग्रुप, वूल रिसर्च एसोसिएशन, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको CMAI कहते हैं, ऐसे कंपनी के बड़े लोगों से मुलाकात हुई है।
अमेरिका वाणिज्य दूतावास के काउंसल जनरल श्री माइक हेंकी और रूस के काउंसल जनरल इवान फेटिसोव से भी मुलाकात हुई है और सभी लोग इच्छुक हैं छत्तीसगढ़ आने के लिए और यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, और बड़ा सौभाग्य होगा छत्तीसगढ़ के लिए और यहाँ पर वो निवेश भी करेंगे और हमारे यहाँ के बेटा बेटियों को रोजगार भी मिलेगा। सर, भूपेश बघेल ने एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा है, ईवीएम का जिक्र किया और 4 सवाल उनसे पूछे हैं। इसमें इस बात का जिक्र को कह रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। जो चुनाव अभी नगरीय निकाय और पंचायतों में होंगे, कई नियमों को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा और उनको कहीं लगता है कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है तो उनको आपत्ति करने के लिए जगह है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस द्वारा सरकार के ऊपर कुछ उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाए जाने पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि नक्सलियों की मदद करना और वोट के लिए उनका इस्तेमाल करना हमेशा से ही कांग्रेस की नीति रही है। आज जब डबल इंजन की सरकार में नक्सलवाद खात्मे की ओर जा रहा है, तब कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नक्सलियों को जीवन भर कांग्रेस की नीति रही है, उनको मदद करो और उनसे वोट लो। आज ये नक्सलियों में पहली बार राष्ट्रीय स्तर में तेजी से आक्रमण हुआ है, नक्सलवाद खात्मे की ओर जा रहा है। पता नहीं कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 2 विधायक इस समय रायपुर की जेल में हैं। एक है पूर्व मंत्री कवासी लखमा तो दूसरा भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव। इन दोनों से मिलने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर की सेंट्रल जेल पहुंचे थे। काफी देर तक दोनों से मुलाकात करने के बाद जेल से बाहर निकले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे तानाशाही शासन का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकार और जनहित की आवाज को दबाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र का हनन बताया और कहा कि जनता का विश्वास अंततः सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होगा। विपक्ष की आवाज को बंद करना चाहती है। कवासी लखमा बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के एमएलए हैं, मंत्री भी रहे हैं और बस्तर की मुखर आवाज। लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहे। विधानसभा में भी उन्होंने उठाया था कि पुलिया बना नहीं, स्वीकृति हुई नहीं है, बजट में है ही नहीं, टेंडर हुआ नहीं, पुलिया बनना कैसे शुरू हो गया। ये मामला उठाया और 8 दिन में ईडी से घर पहुंच गया। और दूसरा अभी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायती राज चुनाव, उसके दाल तो कभी गलता नहीं सुकमा में, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। उसके घर में कुछ मिला नहीं। देवेंद्र यादव 6 महीने हो गया, लेकिन ये है कि उसे भी वही प्रकरण कि इसको फंसा कर रखो। तो ये प्रजातंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करना मतलब ये है तानाशाही रवैया। तो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं और ये कोशिश फिर भी यही कर रहे हैं। उनसे मिला और दोनों से मुलाकात मेरी हुई। देवेंद्र यादव अभी उनके हाथ में ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन लगाए हुए हैं। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन परेशान करना है। ऑपरेशन के लिए उसे पुलिस बल लगाना है, वो पुलिस बल नहीं दे रही है। ये स्थिति है सरकार की। विधायक है, जेल में बंद है, उसे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हार्निया की प्रॉब्लम है, उसे ऑपरेशन कराना है तो पुलिस बल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल के यहाँ शादी थी। इस प्रकार के बहाने अभी 26 जनवरी है, इसलिए हम आपको बताएंगे। तो कुल मिला के मानसिक प्रताड़ना है ही, शारीरिक प्रताड़ना देने में भी ये लोग मतलब कितना नीचे गिरेंगे लोग, बेहद दुर्भाग्यजनक, बेहद मतलब गलतफहमी में 15 लोगों की जान चली गई। वैसे ट्रेन यात्रा आज सुरक्षित नहीं रहा, लेकिन गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोगों को ट्रेन से अलावा दूसरा कोई यातायात का साधन नहीं जो सस्ता हो। हालांकि इसको बहुत महंगा कर दिया गया है, लेकिन आज ट्रेन की यात्रा सुरक्षित नहीं है। रेल मंत्री रील बनाने लगी है। सरकार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वहां
वहाँ के लोगों से मेरी बात भी हुई है कि लगातार वहाँ उस प्रकार से दुर्गंध फैली रहती है। और कल जो गैस रिसाव हुआ उसमें 2 दर्जन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए और बेहोश भी हो गए, लेकिन सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो बच्चों की जान की कीमत पे यदि आप प्लांट चलाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। सर, आप हर बेमेतरा में बलौदा बाजार में जहाँ प्लांट के जो उत्सर्जन होता है और उसकी गैस से कुछ बच्चे बेहोश हो गए सर स्कूल के, सरकार इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वहाँ के लोगों से मेरी बात भी हुई है कि लगातार वहाँ उस प्रकार से दुर्गंध फैली रहती है। और कल जो गैस रिसाव हुआ उसमें 2 दर्जन से अधिक बच्चे प्रभावित हुए और बेहोश भी हो गए, लेकिन सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो बच्चों की जान की कीमत पे यदि आप प्लांट चलाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस ब्रीफ को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जब से विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, नित नए आयाम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आर्थिक संकट था, घोटाला और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ महतारी की धन संपदा को लूटा जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही चाहती है कि जनता गरीब बनी रहे ताकि उसका वोट बैंक सुरक्षित रहे। वह गरीबी हटाओ का नारा 50 वर्ष तक चलाती रही। वह उद्योग धंधों के खिलाफ और नक्सलियों के पक्ष में है, इसलिए ये चिंता जता रही है कि नक्सल समाप्त होने पर उद्योग धंधे आएंगे। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो एक नई ताजगी का एहसास करते हैं। ऐसा लगता है कि आज का दिन बड़ा ऊर्जा भरा लग रहा है। सूर्य नारायण अपनी कृपा बरसा रहे हैं और प्रकृति में जब हवा चल रही है उसने अपना रुख ऐसा लगता है कि मोड़ लिया है। अब ऐसी संभावनाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि पता नहीं आज कौन सा त्योहार है, मन बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रसन्न है। जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार आई है, नित नए आयाम के साथ छत्तीसगढ़ की जनता प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अगर कुछ मैं आपको वास्तविक घटनाएं और उदाहरण बताना चाहूं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो आर्थिक संकट था। धान के लिए खरीदी के लिए कैसे मिलती है, आप देखें तो पहले माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई। भूपेश बघेल जी तो सो रहे थे, उनको उद्योग से कोई मतलब ही नहीं था। कैसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले, कैसे छत्तीसगढ़ का टैलेंट आगे बढ़े, इससे कांग्रेस सरकार को कोई मतलब नहीं था। अतिशीघ्र सरकार आते ही नई औद्योगिक नीति बनाई गई और नीति बनाने के बाद उसका अध्ययन करके लोग इस पे छत्तीसगढ़ में कैसे आकर्षित होंगे, उसमें विभिन्न पॉइंट को दिया गया और खाली उसे बनाकर दफ्तर में नहीं रख दिया गया। भूपेश सरकार में योजनाएं बनती थी, पेपर में आती थी और दफ्तर के अलमारियों में कैद हो जाती थी, क्योंकि उनको एसी कमरे से निकलने की फुर्सत नहीं थी। हमारे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में सारे मंत्री जुझारू रूप से और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार उन योजनाओं को लेकर मीट कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं। रायपुर में इन्वेस्टर मीट हुई, आप देखें इसके पहले दिल्ली में इन्वेस्टर मीट हुई जहां 15,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले। अभी बंबई में हुई 6,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले। बड़े बड़े उद्योगपति जो रोजगार देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो माननीय विष्णुदेव साय जी से मिल रहे हैं, आ रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं कि आपकी जो औद्योगिक नीति है निश्चित रूप से ये अगर पूरे भारत देश में लागू हो जाए तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाएं। जैसे आजादी का स्वर्णिम उत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये आजादी का अमृत महोत्सव और ये रोज नई दिवाली मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अभी इस इन्वेस्टर मीट में अभी तक के लगातार लगभग ये उद्योग नीति से आकर्षित होकर 1 लाख करोड़, इसके अतिरिक्त ISO प्रतिशत तक उपकर की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। मैंने जैसा बताया कि माननीय भूपेश बघेल खाली घोषणावीर थे और सारा माल कैसे लोगों की जेब में जाए कांग्रेस नेताओं की और अधिकारियों की, उसकी चिंता करते थे। और भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का माल जेब में रखने का प्रयास किया है, अब हम उनको जेल के अंदर कैसे भेजें, उनसे वसूली कैसे हो। और लगातार ये प्रयास जारी है कि जो अधिकारी छत्तीसगढ़ महतारी से प्यार नहीं करते, जो छत्तीसगढ़ की जनता से स्नेह नहीं करते, जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, अब उनकी आवश्यकता कुर्सियों में और दफ्तरों में नहीं, जेल के अंदर है। लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद पर प्रहार तेजी के साथ किया जा रहा है। आप सभी ऊर्जावान हैं और आपको याद होगा, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी भाजपा के छत्तीसगढ़ के कामों के इतिहास को बहुत अच्छे से जानते हैं। छत्तीसगढ़ घोर चरणदास महंत जी ही उसके गवाह थे। आप सबको याद होगा जब रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कवासी लखमा जी एडमिट थे, तब कौन गया था मिलने? चरणदास महंत जी स्वयं गए थे और उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और कहा, ऐसा हाथ दिखाया। वो क्या था?
नक्सलवाद से ही तो संबंधित था ना। नक्सलवादी कहते हैं हम बस्तर का विकास नहीं होने देंगे, और कांग्रेस भी कहती है कि बस्तर में विकास नहीं होना चाहिए। क्या बस्तर की संस्कृति और परंपरा को बिना विकास के आज हम संजो सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं? ये संभव नहीं है। साथियों, कुल मिलाकर मैं इतना कहने चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में नया सूरज उदय हो चुका है। आर्थिक स्थितियों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार सरकार योजनाएं बना रही है, और जिसकी घोषणा हमने की थी, जिन घोषणाओं के कारण जनता ने हमें वोट दिया था, उन घोषणाओं को लगातार पूरा कर रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि घोषणाओं को पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती थी। अभी तो गई है भूपेश बघेल की सरकार, जो हाय हाय करती थी पैसे के नाम से, और पता नहीं कितने करोड़ खा गए। आज देखिए, दोनों हाथ से जनता के सामने विकास भी है, धन भी है, और सारी योजनाएं उनके विकास की भी है। साथियों, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जब नग्न प्रदर्शन करना पड़ा था युवाओं को रोजगार के लिए, पीएससी का मामला हो, क्या क्या अनियमितताएं नहीं हुई। आज आर्थिक व्यवस्था और नक्सलवाद का विषय था। आगे हम लोग बैठेंगे तो और चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किस आधार पर उन्हें नौकरी पे रख दिया था? कोर्ट के निर्देश के अनुसार, और उसकी जो प्राथमिकताएं हैं कि वो इस नौकरी के लिए काबिल ही नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे। उसके बाद खाली वोट लूटने के लिए उन्होंने ये गलती की थी। हमारी थी क्या? आप याद होगा आपको, वो एलिजिबल नहीं थे, और उसके बाद उन्हें नौकरी दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया कि वो इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है। हमारी गलती है। परंतु उसके बावजूद लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर चिंता कर रही है कि भूपेश बघेल सरकार ने जिन लोगों को गलत ढंग से नौकरी दी, और जो स्वप्न तारे दिखा दिए कि मैं आपको रोजगार दे रहा हूं, और खाली एक ही था कि वोट की लालच, आज वो दर दर घूम रहे हैं। तो उसकी चिंता अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कमेटी बन चुकी है। और मैं आज बड़ी संवेदनशीलता के साथ आपको कहता हूं कि जितना दुख उनको नौकरी जाने का है, उतना ही चिंता हम कर रहे हैं कि उनकी नौकरी कैसे बहाल हो। भिलाई रोहाबांधा सेक्टर स्थित सेंट थॉमस कॉलेज में शुक्रवार को एक दिवसीय साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्र छात्राओं को साइंटिफिक टेम्पर करना था, जिससे छात्र छात्राएं भविष्य में अच्छा नागरिक बन सके। इस एक दिवसीय आयोजन में दुर्ग, भिलाई सहित आसपास के 42 स्कूल के 23 कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अपने बेहतर शिक्षा के लिए जाना पहचाने जाने वाले सेंट थॉमस कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोग्राम साइंसिया आयोजित किया गया। इसमें साइंस के प्रति जागरूक कर उनका फ्यूचर संवारने का उद्देश्य लिए साइंस एग्जीबिशन लगाया गया। जिले के विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने यहां पर विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स संबंधित मॉडल बनाए। सोलर पैनल यहां पर आकर्षण का केंद्र रहा। सोलर पैनल से लेकर विभिन्न मॉडल आकर्षण के यहाँ केंद्र रहे। स्मार्ट सिटी है, गांव का विकास करके स्मार्ट सिटी में बदले हैं, और सोलर पैनल का यूज़ करके तो प्रदूषण मुक्त भी रहेगा, और ये कभी भी सोलर पैनल से चलेगा तो किसी चीज़ का नुकसान भी नहीं होगा। और हाँ, इनसे क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे कि आप ये क्योंकि अब प्रदूषण के कारण ना बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे कि मलेरिया, ये सब बहुत सारे, और क्या बोलते हैं लाइट भी, मतलब लाइटों की भी कमी है। और सोलर पैनल मतलब कि हम सोलर पैनल लगाएं, सोलर पैनल की गाड़ी क्या बोलते हैं चार्ज नहीं चलेंगी, लाइट। हाँ बताओ। रोड में होल बना सकते हैं। इस होल से अगर फ्लड आता है तो इससे पानी चैम्बर में चले जाएगा, चैम्बर पाइप से कनेक्ट रहेगा, जो कि ड्रेनेज सिस्टम में ड्रेन में पाइप खुला रहेगा। ये जो ब्लैक होल है वो ड्रेन में दिखाता है कि वो रिवर में आके ओपन होता है, जिससे कि अगर फ्लड आएगा तो पानी नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए डायरेक्ट रिवर से आके कनेक्ट हो जाएगा। मॉडल किस तरह का है? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। क्या वर्क करता है? इसमें जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वो डर जाते हैं उनका हेल्प करने के लिए, तो इसलिए अगर ये बटन को टैप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन से कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा। कनेक्टिविटी किस तरह की होती है? डायरेक्ट इसमें वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा, पता चल जाएगा, इसी में बजेगा बजर का साउंड, और उनका हेल्प करने के लिए वो आ जाएंगे। हमारे मॉडल का नाम एडवांस एक्टिविटी है। जैसे हमने एक गौशाला बनाया है, इसे देखा जाता है कि कभी गौशाला में उनके खाने के लिए पैरा चारा रखे रहते हैं, और उसके कारण कभी अचानक से आग लग जाती है, और वहाँ उसके देखभाल के लिए भी कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहता है। उसी स्थिति में हमने अपने मॉडल में फ्लेम सेंसर लगाया है
फ्लेम सेंसर जैसे ही आग को डिटेक्ट करेगा, सर्वो मोटर के द्वारा हमारे गाय के गले में जो फंदे बंधे रहेंगे वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, और हमने इमरजेंसी किट लगाया है वो भी ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जिसके द्वारा जो गाय है अपने बचाव के लिए स्वयं बाहर जा सकती है। मैम हमने फ्लेम सेंसर जो लगाया है वो मतलब बक कन्वर्टर ऑर्डिनो यूनो के द्वारा कनेक्टेड है, और फिर ये सर्वो मोटर है जो रोटेट में मतलब किसी भी रोटेट नहीं होता है। हमारा मॉडल ऐसे वर्क करता है, जैसे ये फ्लेम है, जैसे किसी भी गौशाला में अचानक से आग लगी तो उसे डिटेक्ट करेगा और ये गाय के गले में फंदे खुल जाएंगे, जिससे सारे गाय होते हैं, और हमारा बजर ही बजने लग जाएगा, जिससे वहाँ जो भी आसपास के लोग हैं वो अलग हो जाएंगे। ये किस तरह का ग्रामीण क्षेत्रों में ये फायदा पहुंचाएगा? हाँ, बताएं। जैसे कि जो गाय होते हैं, जो भी कैटल्स होते हैं। हमारे मॉडल का नाम अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर है। जैसे कि जो अंडरग्राउंड पाइप या नालियाँ होती हैं, जब वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ उसे मजदूर या श्रमिक वहाँ पे साफ़ करने जाते हैं, बट वहाँ कोई जहरीले जीव जंतु होते हैं जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए हमने ये मॉडल बनाया है जिससे कि वहाँ पे मनुष्य को ना भेजकर इस रोबोट के द्वारा वहाँ की क्लीनिंग की जाए। इसमें इस मॉडल में ऊपर और नीचे 3-3 व्हील्स लगे हुए हैं जो कि 120 डिग्री में अरेंज हैं, और इसमें हमने एक वर्ल्ड वाइड कैमरा लगाया है जो कि हमारे फ़ोन या लैपटॉप से कनेक्ट रहता है, जिससे अगर उसके सामने कोई ब्लॉकेज आता है तो उसे हम आसानी से अपने फ़ोन या लैपटॉप पे देख सकते हैं। हमने इसमें क्लीनर लगाया है जो कि वहाँ की क्लीनिंग करता है, और इसके ऊपर हम एक ड्रिल लगा सकते हैं ताकि अगर कोई सॉलिड चीज़ हो तो वो उसे ड्रिल करते हुए आगे बढ़े। मॉनिटरिंग सिस्टम है, जैसे कि हॉस्पिटल में किसी भी मरीज को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है और वहाँ किसी भी नर्स और डॉक्टर की उपस्थिति नहीं रहती है, तो जब वो ग्लूकोज की ड्रिप में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो इसकी जानकारी हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में पहुँच जाती है। इसमें वाईफाई मॉड्यूल और रेन ड्रॉप सेंसर को उन्हें मतलब वहाँ पे उनके लैपटॉप में ना इसकी जानकारी ऐसे मैसेज। विज्ञान प्रदर्शनी के इस एक दिवसीय प्रोग्राम में जीएम भिलाई इस्पात संयंत्र के एवी मनोज विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों द्वारा लगाए साइंस एग्जीबिशन का अवलोकन किया। This is a driving simulator. Many people want to know how to drive, but they can't just invest in a car upstate. So they want to buy a steering set like this from company well known like Logitech or Moza. But it will cost you around 30,000 for it. But I have printed a cheap alternative to it. It's around 2,000. And there is the pedals down there, and this is the steering wheel. And this is a simulator. You can test drive also. That one. विद्यार्थियों से चर्चा के बाद उन्होंने मीडिया को एग्जीबिशन को अच्छी पहल बताया। बहुत अच्छा लगा, और ये इनकी इतनी सोच है, इतनी ऊंची सोच है, वही समझ के और सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा है। अपने जो बचपन है वो याद आ गया आज मेरे को। मैंने सारा लैब्स विज़िट किया, सारा चीज़ देखा। बच्चों में बहुत इंथुसियाज्म है और उनको बाहर जाके सीखने का और समझने का जो ताकत है वो है। मेरा एक ही ये है पॉइंट है दैट ऐसे एग्जीबिशंस और कंडक्ट हो और बच्चे आपस में इंटरेक्ट करें। इट शुड स्प्रेड आउट ऑफ भिलाई, इंटरेक्ट करें और डेप्थ में जाके चीज़ों को समझें। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट सिटी इज़ द थिंग ऑफ द फ्यूचर, एंड विद द डिजिटल इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदीज इनिशिएटिव, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। और इसमें एक और चीज़ है, आपकी जो गांव और जो रूरल एरियाज है, इट विल नाउ बिकम what you call like urban area. There will be no difference of knowledge between rural and urban people. It is fantastic in fact. तो वहीं कॉलेज प्रबंधन ने भी इसका उद्देश्य बताया। नमस्ते। सेंट थॉमस कॉलेज में आज एक दिवसीय साइंशिया करके एक साइंस एग्जीबिशन कंडक्ट किया है। इसका उद्देश्य यही है बच्चों को, छात्र छात्राओं को साइंटिफिक टेम्पर होना है आजकल, वो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। स्किल होना है, वैल्यूज़ होना है, उसके साथ ही साथ हर बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर होना है, तभी तो अच्छा नागरिक बनने का और अच्छा साइंटिफिक एप्टीट्यूड बनने का एक मौका उनको मिलेगा।
सेंट थॉमस कॉलेज में हम लोग around more than 70 students they have come with different models. उसका उद्देश्य यही है सेंट थॉमस कॉलेज और MGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में दे रहा है, तो कॉलेज के बारे में सबको पता होना है और कॉलेज के जो सुविधा है ये आसपास का स्कूलों और छात्र छात्राओं को देने का एक प्रोग्राम बना रहा है। जिस स्कूल में साइंटिफिक लैब का कम है वो हमारा कोलैबोरेटिव से और एक MOU बन के उनको यहाँ आके एक्सपेरिमेंट करने का और सीखने का और अच्छा टीचर लोगों के वैज्ञानिक लोगों को निर्देशन मिलने का एक प्रोग्राम बनाया है। इसका उद्देश्य यही है। मिस्टर मनोज इज द जनरल GM ऑफ दिस BSP and production. He was the chief guest. आपका परिचय, आपका नाम सर? मेरा नाम है फादर डॉक्टर PS वर्गीस। मैं कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर हैं और साथ ही साथ हमारे एक CCT कॉलेज भी है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ का भी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है। आज करीब भिलाई, दुर्ग और आसपास के करीब 42 स्कूल और करीब 23 कॉलेजेस के जो विद्यार्थी आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। आज हम लोग का इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो बच्चों में कम्युनिकेशन डेवलप करना और साइंस के बारे में उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रुचि पैदा करें कॉलेजेस में जब वो आगे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में उनको अवेयरनेस और उसके प्रति जागरूक करने का एक मुख्य उद्देश्य से ये साइंशिया 2025 हम लोगों ने आयोजित किया। और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उनके कुछ बच्चे आए, चरोदा से भी आए, भिलाई से, MGM स्कूल से आए और आसपास के गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे बच्चे वैशाली नगर से आए और कॉलेजेस भी ऐसे तो दूर दूर से कॉलेज के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट किए। बहुत अच्छा लगा और आज एग्जीबिशन मैं बोलूँगा कि बहुत सक्सेसफुल रहा। और आज जो है हम लोगों ने अलग अलग विधाओं में उसका जो है जजमेंट रखा हुआ है, उसकी जो बहुत जल्दी उसकी घोषणा अभी की जाएगी। और हम लोगों ने कैश प्राइज़ भी दिया है, उसके लिए कैश प्राइज़ रखे हम लोगों ने। तो मैं चाहूँगा कि उसमें बच्चे जो है और आगे फ्यूचर में भी हम लोग और अच्छा एक बड़ा एग्जीबिशन करना चाह रहे हैं जिसमें बच्चे और इसे लार्ज स्केल में करेंगे। बहरहाल इस साइंस एग्जीबिशन में खान पान के लिए भी विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। विद्यार्थियों ने अपने हाथों से यहाँ पर व्यंजन बनाए और विद्यार्थियों को परोसे। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है व्हाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने
चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, एंड इन एवरी एस्पेक्ट वी आर ऑन टॉप एज फ्रॉम 2008। सो इन दिस ईयर ऑल्सो, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर हाईकोर्ट के पास चलती कार में अचानक आग लगने से नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि कार में तकनीकी खराबी के कारण आग लगी हो सकती है। रायपुर बिलासपुर मुख्य हाईवे पर रायपुर की तरफ जा रही कार हाईकोर्ट रोड के पास पहुंची ही थी, तभी अचानक उसमें आग लग गई। आग की लपटें तेज गति से बढ़ने लगी। इस पर कार में सवार लोग तत्काल गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा पाए और फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल के पहुंचने तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। चकरभाटा पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्ग से 43 यात्रियों को लेकर पुरी की ओर जा रही बस के चालक ने शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे नेशनल हाईवे 53 पर सरायपाली के पास बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 19 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं 6 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भिलाई के कलामंदी सिविक सेंटर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक राजीव चौबे ने आमंत्रित कवियों का आत्मीयता से स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में कई कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जिनमें देश प्रेम, जीवन के रंग और सामाजिक सद्भाव पर कविताएं शामिल थी। इस दौरान राष्ट्रीय चेतना नेटवर्क नामक वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया। अवसर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का। इस मौके पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष की तरह किया गया। कार्यक्रम के संयोजक रहे राजीव चौबे ने आए हुए देश भर के कवियों का स्वागत सम्मान किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात देश भर के आए कवियों ने यहां पर शिरकत की और मधुर कविताएं प्रस्तुत की, जिसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी बहुत अच्छे भाई साहब, आदरणीय वापस आओ प्लीज। पर मनोबल का था प्रचुर संचार, छत विचत हुई काया पर मनोबल का था प्रचुर संचार, पहिए से ही थाम लिए खड्ग चार, सामने से 4 योद्धाओं के खड्ग उसने पहिए से ही थाम लिए खड्ग चार, पर जब होने लगे पीठ पर प्रहार, पर जब पुरखों ने तेरे शीश बोए सींचा जिस धरती को खून पसीनों से, पुरखों ने तेरे शीश बोए सींचा जिस धरती को खून पसीनों से, लहू लुहान है आज वो धरती जिहादी भेड़ियों के नाखूनों से। झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हाल हाल है। देखिए कश्मीर, बंगाल, केरल क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। झेलम चिनाब बहता बारूद बहता हुगली में हाल हाल है। उरी पुलवामा पुणे केरल से इम्फाल तक कोलाहल है। अमरनाथ शंकर। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा और कर्ण का रथ जो है वो 7 गज पीछे हो गया। प्रत्युत्तर में कर्ण ने एक बाण छोड़ा, अर्जुन का रथ 2 गज पीछे हो गया। योगेश्वर भगवान कृष्ण पार्थ सारथी अपने स्थान पर खड़े हो गए और दोनों हाथ उठाकर उन्होंने उनकी प्रशंसा की। अहो कर्ण अहो। पार्थ विचलित हुए, प्रभु आप मेरे सारथी हैं, मेरे एक बाण से के कुछ भरत को खास मिल गया, कि ऐसा हुआ कि कुछ भरत को खास मिल गया, महलों के बीच पर्ण का आवास मिल गया, जब पादुकाएं राज को संभालती रही, कि जब पादुकाएं राज को संभालती रही, नवकल्पना साकार हो, नवकल्पना साकार हो, हमको नवल उत्थान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान। आयोजन को लेकर इस तरह की जानकारी कार्यक्रम के संयोजक राजीव चौबे ने दी। आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पिछले 10 वर्षों से मैं कार्यक्रम करते रहा हूं और कवि सम्मेलन का ही आयोजन होता रहा है। इस देश के वोज के सबसे बड़े कवि हरिओम पवार जी निरंतर आ रहे हैं। बीच में कोविड काल में कुछ नहीं हो पाया था और इसके पिछले वर्ष हमने रायपुर में किया था। तो ये दिन बहुत शुभ था। यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनल प्रारंभ करने की प्रेरणा आप ही सब लोगों से मुझे मिली है। आप लोगों को काम देख देख के बड़ी खुशी होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी करना चाहिए। तो आपकी प्रेरणा से, आपके विश्वास के साथ मैंने काम चालू किया है। किस तरह के कार्य प्रणाली होगी अन्य यूट्यूब चैनल की अपेक्षा? नहीं, अपेक्षा मतलब किसी से तुलना नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत है और मैं सही हूँ, है ना। तो तुलना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। एक प्रयास है, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ाव मेरा 90 के दशक का है और दैनिक भास्कर में, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में बताया अभी, कि पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव बचपन का, मतलब बचपन का युवावस्था से है। तो लिखने पढ़ने का शौक़ भी शुरू से है। कविताएं भी लिखता हूँ, लेख भी लिखता हूँ, आर्टिकल्स में लिखता रहा हूँ आकाशवाणी और उसमें बोलता भी रहा हूँ। तो वो एक जो शौक़ था और जो स्थिति समाज की दिखी और आप लोगों का जो काम दिखा, तो उससे प्रेरित होकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो इसमें कहीं ये नहीं है कि कोई कुछ कम कर रहा है तो मैं कुछ ज़्यादा कर लूँगा या कुछ दूसरों से मैं श्रेष्ठ कर लूँगा, ऐसी किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती फौज के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाने किस लिए जाते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, तो आज़ाद हिंद फौज के लिए। तो फौजियों के साथ अगर वो कार्यक्रम हो और
फौजियों को भी वो सम्मान समाज को जो देना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ हमारे प्रदेश में घोर नक्सल क्षेत्रों में जो वो लड़ाई लड़ रहा है नक्सलवाद के खिलाफ, और जिस तरह के उनके जवान शहीद होते हैं और जिस मेहनत से वो काम कर रहे हैं, तो समाज का भी एक दायित्व होता है कि किसी भी ऐसे अवसर पर जब हम उनका अभिनंदन कर सके, उनका सम्मान कर सके, हमको करना चाहिए। तो इस उद्देश्य से 2018 के बाद ये दोबारा ये प्रयास मैंने किया है। तो BSF के जो यहाँ के IG हैं और उनके दोनों DIG और उनके कमांडेंट और उनकी पूरी यूनिट अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहेगी। निष्पक्षता की बात करूँ मैं, निष्पक्षता और विश्वसनीयता की जो बात है एक बड़ी कसौटी है। इस पे खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि निष्पक्ष तो भगवान कृष्ण भी नहीं हो पाए थे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हर व्यक्ति पत्रकार होने के साथ साथ किसी एक विचारधारा का वो अनुगामी होता है, उसके मन में अपने विचार होते हैं। तो मेरे अंदर जो विचारधारा है उसमें मैं पूर्णतः निष्पक्ष होकर काम कर पाऊंगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि किसी भी ऐसे पक्ष को जो वो सही है उसको गलत ठहराने का काम मेरा चैनल ना करे, या जो गलत है उसको सही ठहराने का काम मैं ना करूँ। ये आज प्रयास है। आपने बताया कि आज की पत्रकारिता और आज से 25 साल 30 साल पहले की पत्रकारिता में को भी हम लोगों ने देखा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मैं राजीव चौबे जी के बारे में जानता हूं कि वो ऐसे चैलेंज लेना पसंद करते हैं। जो फेसबुक सबसे ज़्यादा बड़ा और देखा जाता है और सराहा जाता है, लेकिन उसकी तुलना में यूट्यूब भी बहुत ही ज़्यादा प्रामाणिक तौर पर सामने आया है। और हम ये जानते हैं कि हमारे देश में सोशल मीडिया की जब बात करें तो कम से कम 50 करोड़ लोग जो हैं वो इसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हैं। और वो दुनिया की जब बात करें तो ये संख्या बहुत ज़्यादा है, 4 अरब से भी ज़्यादा, यानी 4 अरब लोग जो है। पत्रकार जो बेसिकली है साहित्यकार होता था, धीरे धीरे उस पत्रकार को, उस कलमकार को, उस साहित्यकार को उस प्रबंधन ने व्यापारी बना दिया। तो बहुत एक पीड़ादायक विपणन जो है संपादन के ऊपर विपणन हावी हो गया। पत्रकारिता जिसको एक मिशन कहा जाता था वो प्योर प्रोफेशन बन गया। एक बड़ी घटना उसके बाद हुई, स्वर्गीय बबन प्रसाद मिश्र जी नवभारत में संपादक हुआ करते थे। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।